वेल हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहीर। एंड आज से हम अपने चैनल पे एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में बेसिकली हम लोग कवर करेंगे ऑल द एनसीईआरटीज ऑफ क्लास 6 टू 12। फ्रॉम क्लास 6 टू 12 जितनी भी एनसीईआरटीज है ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इन सारे एनसीईआरटीज को कवर करने वाले हैं। तो ये जो सीरीज होगी ये बेसिकली दोनों ही टाइप के लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी अदर स्टेट पीसीएस और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, एंड फॉर द एकेडमिक स्टूडेंट्स ऑल्सो। जितने भी चैप्टर्स है उसको मैंने बहुत ही डिटेल में कवर करा है, बहुत ही डिटेल में ये कोर्स प्लान किया है, ताकि जो यूपीएससी की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिस क्लास के, फॉर एग्जांपल अगर किसी 6 के स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा, या फिर अगर क्लास 7 की कोई स्टूडेंट ने देखा, या 8 के किसी स्टूडेंट ने देखा, मतलब किसी भी क्लास एकेडमिक के स्टूडेंट्स ने देखा, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर्स को मैंने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से तो कवर करा है, बट इसको इतनी ईजी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि दोनों ही तरह के लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। सो आई होप कि ये सीरीज़ आपके लिए बेनिफिशियल होगी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियोज और सीरीज़, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सपोर्ट बनाए रखना ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाएँ। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली इस सीरीज़ की शुरुआत में कर रहा हूँ हिस्ट्री से, फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। क्योंकि क्लास 6 में एंशिएंट हिस्ट्री है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। इसको कवर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एनसीईआरटीज़ जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली 6 से ही सब होने वाली है, लेकिन हिस्ट्री जो है वो 6 से इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री की काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपको दिखेंगी, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी गई है जो कि आपको कवर करना इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जो कि बुक का नाम है हमारा बेसिकली आवर पास्ट फर्स्ट, क्लास 6 की एनसीईआरटी। चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखो बेसिकली इस चैप्टर में ये बात करी गई है कि आप अपने इतिहास, आप अपने हिस्ट्री के बारे में कैसे जानते हो, या फिर कहाँ से जानते हो, और कब क्या हुआ था, ये इन चीज़ों का पता हमें कैसे चलता है। तो ये बेसिकली रिसोर्सेज की बात करता है, ये बेसिकली सोर्सेज की बात करता है जिस जरिए हम हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो बेसिकली 2 तरह की चीज़ें होती है जिससे आप हिस्ट्री के बारे में जानते हो। एक होता है मैन्युस्क्रिप्ट। अब देखो मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है। मैनु जो है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हैंड रिटन। ओके, हैंड रिटन मतलब कि ऐसी चीज़ों को जिसको हाथ के द्वारा लिखा गया होता था उसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। बट याद रखना है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी वो सॉफ्ट सबस्टांस पे लिखी जाती थी, सॉफ्ट चीज़ों पे लिखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल जब मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो बार्क ऑफ ट्री, यानी कि बर्च, हिमालय आप जाओगे, हिमालय में आप बर्च ट्री काफ़ी देखने को मिलेगी। तो ट्री यानी कि पेड़ के ऊपर का जो खाल होता है, उसके स्टेम का जो पार्ट होता है, उससे निकाल करके उसके बार्क पे लिखा जाता था, और वो एक सॉफ्ट टाइप का सबस्टांस होता था। बेसिकली ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, जैसे कि संस्कृत है या प्रकृत है या फिर तमिल है, इन सारे लैंग्वेज में लिखी जाती थी। बस इसका एक प्रॉब्लम क्या होता था कि इसको प्रिजर्व करके रखना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि ये पेड़ का एक पार्ट होता था। तो इस ट्री के पार्ट को ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था कि हम ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे बारिश ना हो, ज़्यादा धूप ना लगे, ताकि ये ख़राब ना हो जाए बहुत समय के बाद। लेकिन फिर भी अगर इसको हम मॉनेस्ट्रीज़ में रखते थे या टेम्पल्स में रखते थे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, तो इसकी भी डिसएडवांटेज थी कि इसमें क्या होता था कि इंसेक्ट्स जो है वो कई बार इसमें लग जाते थे, जिसकी वजह से वो इसको खा जाते थे, और ये बहुत टाइम के बाद बहुत सस्टेन नहीं कर पाता था। इंसेक्ट्स भी इसको खा जाते थे, जिसकी वजह से मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत लंबे टाइम तक रखना बहुत मुश्किल हो गया था। दूसरा होता है इंस्क्रिप्शन। देखो जो मैन्युस्क्रिप्ट हमने देखा वो एक सॉफ्ट सबस्टांस पे लिखा जाता था, लेकिन जो इंस्क्रिप्शन होती है वो हार्ड सरफेस पे लिखी जाती थी। हार्ड सरफेस कैसा होता है, जैसे हमारा स्टोन हो गया, मेटल हो गया, ये सारी चीज़ें हार्ड सरफेस में आती है। जनरली आप देखते होगे कि जो राजा लोग बहुत पहले के टाइम में होते थे, वो जब कोई युद्ध जीतते थे या फिर कोई विक्ट्री होती थी, किसी कंट्री पे उन्होंने विजय पा लिया, किसी स्टेट पे उन्होंने विजय पा लिया, उसको अपने अंदर ले लिया, कनकर कर लिया उसको, तो उसके बाद वो राजा अपने बारे में या फिर उस राजा के
कोर्ट में जो पोएट होते थे या हिस्टोरियंस होते थे वो उस कहानी को लिखते थे ताकि वो लंबे समय तक याद रख सके उन चीज़ों को। अब वो होता था इंस्क्रिप्शन। तो जब हम किसी भी हार्ड सरफेस पे किसी भी इवेंट्स के बारे में, हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखते थे, उस वक्त वो है हमारा इंस्क्रिप्शन। अगर देखोगे आप फॉर एग्जाम्पल तो कांधार और अफगानिस्तान वाले एरिया में फर्स्ट इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी और अशोका इंस्क्रिप्शन जिसको कहा गया था। तो अशोका इंस्क्रिप्शन वाज द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन, क्योंकि पहली बार हमें जो सबूत, हमें जो एविडेंस मिलता है वो अशोका इंस्क्रिप्शन का ही मिलता है। और ये बेसिकली लैंग्वेजेस में होती थी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में देखने को मिलती थी। टू जो है वो प्रोमिनेंट डिफरेंट लैंग्वेज थी, एक ग्रीक और एक अरमाइक। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये फोटो आपको दिख रहा है, ये अशोकन इंस्क्रिप्शन का है और ये ग्रीक इंस्क्रिप्शन है। ये ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है, अरमाइक लैंग्वेज में लिखी गई है। ये होती थी इंस्क्रिप्शन। कई बार आप रॉक पे जाओगे, देखोगे पहाड़ों पे या फिर किसी गुफाओं में, केव के अंदर जो है वो उस पे काट करके उस पे कुछ लिखा होता है। या फिर मंदिरों के अंदर आप जाओगे तो एंशिएंट मंदिर में आप देखोगे कि वहां पे जो पिलर्स होती थी या फिर जो स्टोन पिलर्स होता था, स्टोन फोर्स होता था, उस पे लिखी जाती थी, बहुत कार्व करके लिखी हुई चीज़ें आपको दिखेंगी। तो वो चीज़ें जो है वो बेसिकली इंस्क्रिप्शन होती थी। आप देखोगे कि कॉपर प्लेट पे भी है, कई बार हमें देखने को मिलता है कि उस पे भी कई सारी चीज़ें लिखी जाती थी उस वक्त, जिसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। क्लियर डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि मैन्युस्क्रिप्ट मतलब वो जो सॉफ्ट सब्सटेंस पे हिस्ट्री या इवेंट्स के बारे में रिकॉर्ड मिलती है हमें, वो मैन्युस्क्रिप्ट हो गई। और इंस्क्रिप्शन वो जो कि हार्ड सरफेस पे लिखी हुई इवेंट्स के बारे में हमें जो एविडेंस मिलता है वो इंस्क्रिप्शन कहलाती है। अब देखो, हम देख रहे हैं कि हमें इवेंट्स के बारे में तो पता चल रहा है मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के जरिए। अब क्वेश्चन ये भी हमारे माइंड में आते हैं कि कब से ह्यूमन सिविलाइजेशन शुरू होना स्टार्ट हुई। जो हम पहले हंटिंग और गैदरिंग पर डिपेंड करते थे वो धीरे धीरे सेटल्ड कैसे होने लग गया। एग्रीकल्चर हम लोगों ने कब से शुरू करी, खेती कब से स्टार्ट करी, जानवरों को पालना कब से शुरू करा, कौन से जानवर को हम पालेंगे, किससे हम दूर रहेंगे, वो सारी चीज़ें हम ह्यूमन कब सीखने लगे, किस रीज़न में ये सारी चीज़ें सबसे पहले स्टार्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें का क्वेश्चन तो आपके माइंड में आता ही होगा। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आंसर निकल कर के आता है इन क्वेश्चंस का, जो है नर्मदा। क्योंकि नर्मदा रिवर जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर रहा उस वक्त, जिस वक्त हंटर और गैदर्स जो लोग थे वो सारे लोग धीरे धीरे सेटल्ड होने लगे ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर। ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा देयर वाज अ स्किल्ड गैदर्स और हंटर्स। वहाँ पे जो हमारे एविडेंस देखने को मिला नर्मदा रिवर के पास जो हमें मिली, उसमें हमने देखा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और स्किल्ड टूल बनाई गई है, एडवांस टूल बनाई गई थी, जिससे वो हंटिंग करते थे। और गैदर्स यानी कि लोग वहाँ पे आपस में मिलजुल करके रहते थे, उसका एक सिविलाइजेशन का भी एविडेंस हमें देखने को मिलता है नर्मदा रिवर पे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि एग्रीकल्चर कब से शुरू हुआ हमारे इधर, तो सुलेमान और किर्तिहार माउंटेन रेंज के पास आप देखोगे कि पहली बार क्रॉप्स ग्रोन दिखने हमको मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। और उस एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि हमें वीट और बार्ले की एविडेंसेस मिलती है जो कि वहाँ पे उगाई जाती थी उस वक्त। सबसे पहले यही चीज़ें हमें देखने को मिली। और एनिमल्स रियरिंग्स की बात करें तो एनिमल्स भी हम पालने लगे थे उस वक्त। और वो था, कौन कौन से प्रोमिनेंट एनिमल थे, वो थे गोट्स, शीप्स एंड कैटल्स। ये सारे एनिमल्स थे जिसको हम उस वक्त डोमेस्टिकेट करना शुरू कर रहे थे। अगर आप नॉर्थ ईस्ट या सेंट्रल ईस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे गैरो हिल्स और विंध्यास माउंटेन रेंज है, वहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी सारी देखने को मिलती है। वहाँ पे भी एविडेंसेस हमें देखने को मिलता है कि इस रीजन में भी काफ़ी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हमारे द्वारा की गई थी, मतलब ह्यूमंस के द्वारा उस वक्त की गई थी। फिर है नॉर्थ विंध्यास रीजन की, अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे राइस पहली बार उगाया गया था। ठीक है, वहाँ पे पहली बार राइस को उगाया गया था। और नाउ द स्टोन एज वॉज एंड एंड पीपल वॉज सेटल्ड। अब देखो, ये स्टोन एज उसके बाद क्या होता है कि एंड होने लग जाता है और लोग क्या होने लग जाते हैं, सेटल्ड होने लग जाते हैं। ठीक है, स्टोन एज का मतलब कि वो एक ऐसा टाइम होता है जिस वक्त टूल्स जो है वो स्टोन से बनाई जाती थी।
ठीक है, उसी को हम स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद स्टोन एज जैसे जैसे ख़त्म होने लगा तो फिर धीरे धीरे पीपल्स क्या हो गए कि सेटल्ड होने लगे। पहले लोग नोमैड्स की तरह रहते थे कि कुछ समय एक जगह पे रहा, फिर वहाँ से सेटलमेंट चेंज करके दूसरी जगह चले गए, और धीरे धीरे जब सेटल्ड होने लगे तो वो अपना शेल्टर चेंज नहीं करते थे, एक प्रॉपर घर बनाते थे और वहीं हमेशा के लिए सेटल हो जाते थे। देन इंडस एंड देयर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे। इंडस रिवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसको आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस दुनिया की सबसे वेल सिविलाइज्ड जो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है वो इंडस पे ही देखने को मिलती है, जिसको आप इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सम ऑफ द अर्लियर सिटीज फ्लोरिस्ड 4700 ईयर्स अगो। मतलब यहाँ पे कुछ सिटीज आपको देखने को मिली कि लगभग 4700 साल पहले 4700 ईयर्स अगो पहले यहाँ पे सिटीज बननी शुरू हुई, फ्लोरिस्ट होना शुरू हुई और सेटल्ड लोग वहाँ पे होना स्टार्ट हो गए। और गंगा एंड दियर ट्रिब्यूटरीज के पास अगर आप देखोगे कि गंगा के पास कब सेटलमेंट शुरू हुई, तो वो बेसिकली 2500 साल पहले यानी कि 2500 ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ। आज अगर आप बिहार वाला एरिया देखोगे, उत्तर प्रदेश वाला एरिया देखोगे, तो ये बेसिकली गंगा प्लेन्स आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप इस एरिया की बात करो कि बिहार में सिविलाइजेशन कब से शुरू होने स्टार्ट हो गई गंगा के अगल बगल, तो वो लगभग 2500 साल पहले, जहां हम लोग मतलब जो बिहार के लोग रह रहे हैं, इवन आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार, एंड वो जगह जहां पे 4700 साल पहले 4700 ईयर्स अगो पहले सिविलाइजेशन शुरू हुई, वो बेसिकली इंडस नदी, यानी कि जो आप पाकिस्तान वाला रीजन देखोगे वहां पे जो इंडस नदी है, सिंध नदी जिसको आप कहते हो, सिंधु घाटी जिसको आप कहते हो, वहां पे 4700 ईयर्स अगो पहले सिविलाइजेशन शुरू हुई। साउथ गंगा की बात करो तो मगध किंगडम साउथ गंगा में शुरू हुई, क्योंकि गंगा के पास जब सिविलाइजेशन शुरू हुई तब वहाँ पे धीरे धीरे किंगडम्स भी बनना शुरू हुए भाई। तो जब किंगडम्स बनना शुरू हुए तो वो गंगा के साउथ वाले एरिया में शुरू हुई, ठीक है। तो साउथ गंगा में मगध किंगडम हमको देखने को मिला। फिर इंडिया की बात करो तो इंडिया वर्ड कहाँ से आया, है ना। तो इंडिया जो है नाम किसने रखा, तो जो इंडिया वर्ड है वो केम फ्रॉम द इंडस। इंडस नदी से इंडिया वर्ड आता है, क्योंकि इंडस केम फ्रॉम द सिंध इन संस्कृत। सिंध जो है वो संस्कृत में वर्ड था, उस सिंध से इंडस बना और इंडस से इंडिया बना। और जब ईरानियंस और ग्रीक्स, है ना, जो ईरानियन और ग्रीक्स इंडिया आए थे वाया नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, जब वो इंडिया आए थे लगभग 2500 साल पहले, तो उन्होंने इंडस को और हिंदोस कहा, है ना। इंडस को क्या कहा, हिंदोस, लैंड ऑफ ईस्ट ऑफ इट्स इंडिया। तो ईस्ट की जमीन को इंडिया के नाम से बुलाने लग गए लोग वहां पे। उस वक्त जो भी लोग उस तरफ से आते थे, वो क्योंकि इंडिया ईस्ट में लाइज करता है, तो इसीलिए इंडिया का नाम इंडिया रखा गया, क्योंकि ये लैंड ऑफ ईस्ट बना। और इंडिया वर्ड जो है वो बेसिकली इंडस से आया। और इंडिया इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट ऑफ इंडस, क्योंकि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है भाई, तो इंडिया इंडस के ईस्ट में सिचुएटेड है, इसीलिए इंडिया को लैंड ऑफ ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और भारत वर्ड कहाँ से आया, तो देखो भारत जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल था, जो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट में हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पे एक जो क्लैन थी, बेसिकली सोसाइटी थी, जो कि ऋग्वेद में इस सोसाइटी के बारे में दी गई है हमारे। और इसी सोसाइटी का नाम था भारत, और इसीलिए भारत जो है वो हमारे इंडिया का दूसरा नाम भी है। तो फाइनली इस चैप्टर को हम लोगों ने कवर कर लिया। ज़्यादा कुछ था नहीं इस चैप्टर में, इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगली चैप्टर को कवर करेंगे, चैप्टर 2। एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. And if you have any queries, you can ask me in the comment box. So see you in the next one. Goodbye. Take care. Mihir Thakur signing off.